हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री, अब तक हम पढ़ चुके हैं लॉगरिथम। आज से हम शुरू करेंगे अप्रोक्सीमेशंस। अप्रोक्सीमेशंस के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है, मैं आपको देता हूं। आप लोगों ने देखा होगा आपके घर पर जब कोई मैकेनिक आता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम सही करने के लिए, तब आपने देखा होगा वो किसी पार्ट का रिकमेंड करता है जब कि सर इसमें ये पार्ट पड़ेगा, तो ये बताता है कि सर इसमें ये पार्ट पड़ेगा। तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो बड़े होते हैं घर के, वो तुरंत पूछते हैं कि इस पार्ट की कीमत लगभग कितनी होगी। तो लगभग बताता है कि साहब इस पार्ट की कीमत ना 150 रुपीज़ होगी। कितनी होगी? 150 रुपीज़। फिर फादर जाते हैं या भाई जाता है मार्केट और कीमत कितनी निकलती है उसकी, मान लो निकल ली 225 रुपीज़। ठीक है, 225 कीमत उसकी एग्जैक्ट निकली और वो कितना बता रहा था 150। तो ये 150 से ऊपर निकली, पर हमारे पेरेंट्स जो है उससे कहते नहीं है कि तुम्हारा जो रेट था वो गलत हो गया, क्योंकि हमारे लिए लगभग जो है मार्केट में जब हम जाते हैं तो हमें लगता है ये लगभग बराबर ही है। या फिर सोचो उसने 150 की कही थी और मिली हमें 175 की, तो हमारे फादर कहेंगे बिल्कुल सही था। 195 तक की में मिल गई तो कहेंगे हाँ थोड़ा सा दूर था, लेकिन 225 की मिलेगी तो उसका अप्रोक्सीमेशन जो है वो गलत हो जाएगा। ये अप्रोक्सीमेशन फिर भी झेला जाने लायक है, ये बिल्कुल नहीं है। तो होता क्या है, हम एरर कितना टॉलरेट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशंस में, इसलिए हम अप्रोक्सीमेशन पढ़ते हैं ताकि हमें ये पता हो कि एरर कितना टॉलरेट किया जाएगा। इसका एक एग्जांपल आपको और भी आगे क्लास में जब हम पढ़ेंगे, इसी क्लास में जब हम आगे चलेंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि एरर टॉलरेशन, कि कितना हम एरर टॉलरेट करते हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है अप्रोक्सीमेशन। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा इस तरह की चीज़ें, और आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूलों में 0.53 = 0.5 के लगभग है, तो 0.5 अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाती है। कोई 0.59 या 0.57 वैल्यू है तो अराउंड 0.6 वैल्यू लिख दी जाती है। पर अब हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे आज। पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल अप्रोक्सीमेशन का मतलब नाम से ही समझ गए होंगे। अप्रोक्सीमेशन में ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज जो होंगी वो तकरीबन अप्रोक्सीमेट हम लिखेंगे। तो क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिकल अप्रोक्सीमेशन। हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल अप्रोक्सीमेशन। ट्रिग्नोमेट्रिकल अप्रोक्सीमेशन में सबसे पहले दो रूल्स होते हैं। अब वो दो रूल्स क्या होते हैं? पहला रूल लिखो, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा जो है, थीटा की जो वैल्यू है वो बहुत कम दी हुई है, अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम दी हुई है, और दूसरा इफ थीटा इज इन रेडियन, थीटा किस में लिखा हुआ है? रेडियन में। अगर थीटा रेडियन में है और थीटा की वैल्यू बहुत बहुत छोटी है, तब ये कंडीशन, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू सही होंगी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या सही होंगी? साइन थीटा इज वेरी सिमिलर टू थीटा, साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होगी। समझ गए? और एक और होता है टेन थीटा इज सिमिलर टू थीटा। और जब हम इसकी कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो हम एक फॉर्मूला और निकाल पाएंगे, कॉस थीटा इज सिमिलर टू 1। इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी कॉस थीटा की। तो ये अप्रोक्सीमेशन का एक ही रूल है ट्रिग्नोमेट्रिकल अप्रोक्सीमेशन का। इसमें हमें इससे ज़्यादा कुछ भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस ट्रिग्नोमेट्रिकल अप्रोक्सीमेशन में हमें मुख्यतः इतना ही पढ़ना है। तो कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने तुम लोगों को बताया कि केवल एक ही मेन फॉर्मूला होगा, उसके अराउंड क्वेश्चन बनते हैं, उसके अराउंड छोटे छोटे फॉर्मूले बनते हैं। अगर आप हर फॉर्मूले को स्पेसिफिकली एक फॉर्मूला लिखकर याद करोगे
तो फिजिक्स में हजारों फॉर्मूला आपको मिलेंगे, और अगर आप ऐसे ही बड़े बड़े मेन फॉर्मूलाज याद करोगे तो आपको एक आधी फॉर्मूला देखने को मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिकल अप्रोक्सीमेशन का। ये किस हेडिंग के अंदर है? ट्रिग्नोमेट्रिकल अप्रोक्सीमेशन। इसे लिख लो। तो फिर मैं तुम लोगों को कुछ समझाता हूं इसके बारे में। इसके बारे में अगर तुम लोगों को समझना हो तो हम क्या करेंगे, इसकी कुछ वैल्यूज समझेंगे। अब सोचो, एक ट्राइंगल तुम लोगों को दिया गया है, ठीक है, ये है थीटा। अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री के होंगे। ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रही है तो सोच के देखो जरा। 3 एंगल होते हैं, ऐसे वो थीटा लिख दिया, ये फाई हो गया और ये फाई हो गया। क्यों हो गया? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लो, हिंदी वाले समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब 2 भुजाएं, 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सो अगर तुम ऐसा ट्राइंगल लोगे और इसमें थीटा वेरी वेरी स्मॉल हो गया तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? बराबर के लिए हमने क्या लिया? एक ही साइन ले लिया, फाई। और हम लोगों को पता है एक ट्राइंगल के अंदर टोटल इन ऑल एंगल्स की वैल्यू कितनी होती है? 180। तो अगर तुम लोग थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180, एज थीटा इज स्मॉल, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है तो थीटा की वैल्यू बिल्कुल 0 के बराबर हो गई। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 के बराबर हो गई तो क्या लिख देंगे हम? 2 फाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो फाई इज इक्वल टू 180 बाई 2, या क्या लिख सकते हैं हम? 90 डिग्री। क्या? फाई की वैल्यू को। तो 90 डिग्री के हो गए दोनों एंगल्स। ये अब हम या तो इसको एक अलग फॉर्मूले के रूप में याद कर लें, या हम इसको समझ के हिसाब से डेवलप कर लें। तुम लोग जितनी चीजें अपनी समझ के हिसाब से अपने आप डेवलप कर लोगे वो तुम लोगों के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। जितने क्वेश्चंस इसके अराउंड कर लोगे वो तुम लोगों के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तुम लोग जितना ये सोचोगे कि मैं फॉर्मूला बेस्ड याद करूंगा, बेटा इतना फॉर्मूला आएगा तुम लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। मैं बहुत अच्छी तरह से बता रहा हूं। फिजिक्स कतई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे रट्टा मारा जाए। अच्छे रट्टा नहीं मार पाते हैं। रट्टा मारने की गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना। हमारे पास सिर्फ 2 तरीके हैं फिजिक्स को करने के। पहला तरीका है समझो उसे, और दूसरा तरीका है प्रैक्टिस करो उसकी। और इन दोनों में से एक भी तरीका छोड़कर फिजिक्स की ही नहीं जा सकती। अगर तुम लोग इस गलतफहमी में हो कि तुम लोग 10th की तरह से पढ़ाई करोगे और नीट निकाल लोगे या जेई निकाल लोगे या बोर्ड अपने पास कर लोगे, तो तुम लोग अपनी इस गलतफहमी को बहुत जल्दी अलविदा कह दो। जुलाई आ चुका है और जुलाई खत्म होते होते या सितंबर खत्म होते होते तो तुम लोगों की गलतफहमी बिल्कुल दूर हो जाएगी। जो लोग जेई की कोचिंग भी अलग से कर रहे हैं मेरा वीडियो देखने के अलावा भी, उन लोगों को ये बात पता होगी। वो लोग बहुत तेजी से उन लोगों को पढ़ाया जाता है ना। समझ में आए नहीं आए बहुत फास्ट भागो, डीपीपी करो, ये करो वो करो, साथ इतनी तेजी से दौड़ाया जाता है कि अक्सर ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो चीज़ें छोड़ देते हैं। अरे भाई जो टॉपर है उसको तो वो खुद ही कर ही लेगा, हर चीज़ तेज तेज भागोगे वो चल ही लेगा, लेकिन सारे बच्चों को साथ में लेके चलना है हमें, ठीक है। स्पेशल बच्चों के लिए भी स्पेशल क्लासेस बाद में लॉन्च करी जाएंगी, पर अभी तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस पर ही ध्यान देते हैं। अब अगर हम लोग इसमें साइन थीटा, टेन थीटा, इनकी वैल्यू कैसे थीटा के बराबर थी उस पर ध्यान देते हैं। तो मान लो एक थीटा का ट्राइंगल ले लो तुम,
ये तुमने एक ट्राइंगल लिया, ये वैल्यू रख दी तुमने थीटा। ट्राइंगल थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं तो नोट ठीक से दिखाई दे। ठीक है, ये हो गया एंगल थीटा, ये साइड हो गई आर और ये साइड भी हो गई आर, ये सब साइड आर हो गई। आर क्यों ली है? क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ये सर्कल से निकला है, ये इसका सेंटर, ये इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस, ये भी आर, ये भी आर, ये हो गया एंगल थीटा। और ये जो साइड है आर्क की, ये वाली साइड ये है। अब सर आपने ऐसी क्यों बनाई है? क्योंकि ये जो साइड होगी ये थोड़ी सी आर्क होनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए। ये आपने सीधी क्यों बना दी है? तो बेटा यार सोच कर देखो, ये जो सर्कल है ये काहे से बना होगा? ये बहुत सारी स्ट्रेट लाइन से बना होता है। मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची, मैं थोड़ी सी झुका के दूसरी स्ट्रेट लाइन खींच दी, फिर मैं थोड़ी सी झुका के तीसरी, और छोटी छोटी बहुत सारी स्ट्रेट लाइन खींचता मैं चला जाऊं तो एंड में क्या बन जाएगा? ये एक सर्कल ही तो बन जाएगा। तो हम बहुत बहुत छोटे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं कि थीटा क्या है? बहुत बहुत छोटा है। थीटा क्या है? बहुत बहुत छोटा है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? बहुत छोटे ट्राइंगल की। इसीलिए ये लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से अपने दिमाग में संभाल के रख लो। ये ट्राइंगल जो निकला है वो एक सर्कल में से निकला है। सर्कल कैसे बनता है? छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन से बनता है, इसीलिए ये लाइन स्ट्रेट है। थीटा क्योंकि बहुत स्मॉल होगा इसलिए ये लाइन स्ट्रेट है। ठीक है, इस तरह के कॉन्सेप्ट तुम्हें आने वाले चैप्टर्स में क्लास 11th पूरी में, पूरी क्लास 12th में, बीच बीच में तुम्हें ऐसे कई क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कई ऐसे डेरिवेशन देखने को मिलेंगे, कई चीज़ें इस तरह की समझने को मिलेंगे कि इसी तरीके से हम उसके किसी भी बड़े पार्ट के छोटी वैल्यू लेते हैं, छोटी चीज़ लेते हैं, उसकी कैलकुलेशन करते हैं और फिर उसे इंटीग्रेट करके बड़ा कर देते हैं। मान लो हम किसी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा साइज है किसी चीज़ का, उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं तो हम करेंगे क्या? उसके एक छोटे पार्ट की कैलकुलेशन करते हैं और फिर उसे बड़े साइज में मानकर उसकी वैल्यू पता करते हैं। ये कॉन्सेप्ट पूरी फिजिक्स में बार बार यूज होगा और तुम लोग देखोगे इसे। ठीक है, इतना समझ लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा साइन थीटा की वैल्यू सोचो। सबसे पहले तो इसकी सोचो, बीसी वैल्यू क्या होगी? बीसी क्या है? आर्क। आर्क की वैल्यू क्या होती है? रेडियस इंटू थीटा या एंगल। आर इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा। आर भी मालूम है, थीटा भी मालूम है, इसकी वैल्यू क्या होगा? आर थीटा। अब क्योंकि सोच कर देखो, थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा क्या है? बहुत स्मॉल है, तो जो यहां पर BC की वैल्यू होगी, जो इस BC की वैल्यू होगी वो भी किसके बराबर होगी? सिमिलर टू 0। थीटा छोटा है तो BC भी किसके बराबर होगा? बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, स्मॉल, मिनिस्कल। तो आर थीटा एक्चुअली 0 के ऑलमोस्ट क्या हो गया? कंपेरेबल हो गया, 0 के बराबर हो गया। अब क्योंकि ट्राइंगल है तो सोचो एक फॉर्मूला इसका ये भी होगा, h² = p² + b² होता है फॉर्मूला। इसमें जरा वैल्यूज पुट करके देखते हैं। h की वैल्यू क्या है? r। परपेंडिकुलर की वैल्यू r थीटा, पर वो किसके बराबर है? 0 के। b की वैल्यू r² हो गई। तो हम लोग कंपेरेबल ही निकाल रहे हैं। अगर हम इसमें वैल्यूज पुट ना करें तो h² किसके बराबर हो गया? b² के। h किसके बराबर हो गया? b के। इसलिए हमने जब बोला था तो इसे आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला था। h बराबर किसके हो गया? h बराबर किसके हो गया? b के। तो इसीलिए हमने इसे आइसोसेलेस
ट्राइंगल बोला था। यानी कि जब भी थीटा बहुत स्मॉल होगा, व्हेनेवर थीटा गोज वेरी स्मॉल, तो जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा तुम्हारा वो अपने आप आइसोसेलेस ट्राइंगल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, देन triangle is isosceles triangle। मेरी स्पेलिंग हमेशा गड़बड़ हो जाती है, इसलिए उस पर इतना ध्यान मत देना। ठीक है, कि सर की स्पेलिंग गलत हो रही है, मैं अक्सर स्पेलिंग गलत कर देता हूँ चीज़ों की, तो अपनी बुक से देखकर स्पेलिंग कम से कम सही कर लेना। मेरे अंदर स्पेलिंग गलत कर देने की आदत है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, इतना हमने पढ़ लिया। ये पढ़ने के बाद अब हमें एक क्वेश्चन मन में आया, थीटा स्मॉल सर आप बता रहे हो, थीटा कितना स्मॉल, आखिर हम थीटा कितना स्मॉल करें? तो मैंने अभी आपको क्लास स्टार्ट होते में एक बढ़िया एग्जांपल दिया था कि हमारे फादर बाजार से मैकेनिक के कुछ बोलने पर पार्ट लेके आ रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का। हमारे मैकेनिक ने बोला है कि सर एक पार्ट खराब हो गया है और हमें क्या लेके आना है, वो पार्ट लेके आना है। वो पार्ट उसने बताया था 150 रुपए का, सर 150 रुपए का पार्ट आ जाएगा, उसने बताया मैकेनिक ने। फादर गए बाजार, ठीक है, उन्हें वो पार्ट 175 का मिल गया, 175 रुपीज का मिल गया। उनके अनुसार ये 150 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली राइट थी। 225 का मिल गया, थोड़ा बहुत गलत था लेकिन फिर भी इतना गलत नहीं था। अब उसे क्या ही मालूम, वो कह देगा सर भाव बढ़ गया होगा, मैंने जब पिछली बार मंगाई थी तब 150 की थी, समझ रहे हो, तो वो काफी कुछ कह सकता है। लेकिन अगर यही 150 की वैल्यू, ये जो वो 150 बोल रहा है वैल्यू के, और ये चीज मिले 350 रुपीज की, क्या इसकी वैल्यू किसी भी तरीके से सही हो सकती है? नहीं हो सकती, किसी भी तरीके से इसकी वैल्यू सही नहीं हो सकती है। तो होता क्या है, ये आपकी बात पर निर्भर करता है या आपके एक्सपेरिमेंट पर निर्भर करता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस चीज की आप वैल्यू निकालना चाह रहे हैं जो आप स्मॉल ले सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल ऐसे समझो, ये एक थीटा है, ये एक थीटा है, बहुत स्मॉल दिख रहा होगा तुम लोगों को, शायद ठीक से दिखाई नहीं दे, लेकिन सोचो बहुत स्मॉल थीटा है, पर फिर भी अगर मैं इसमें आगे बढ़ाता जाऊं लाइन, देख रहे हो दूरी बढ़ती जा रही है इन दोनों पॉइंट्स में। या फिर ऐसे ले लो, इसे थीटा ले लो, इसमें भी क्या होगा, दूरी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी? बढ़ती जाएगी। होता क्या है, अगर हम थोड़ी सी भी थीटा यानी कि एंगल में डिफरेंस ले लेंगे और अगर दूरी बहुत ज़्यादा है तो वो दूरी एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो जाएगी दोनों पॉइंट्स में। जहां हम एम करना चाह रहे थे, मान लो हम एम यहां करना चाह रहे थे और थीटा बहुत कैलकुलेशन में एंगल की गड़बड़ हो गई, बहुत छोटी सी हुई, केवल इतनी सी हुई, तो हम पहुंचेंगे कहाँ, यहाँ। छोटी गड़बड़ों को या छोटी चीज़ों को डिनोट किया जाता है डी लगाकर। तो मान लो डी थीटा, बहुत छोटी सी गड़बड़ हुई तो हम यहां जाना चाह रहे थे, पहुंचेंगे कहाँ, हम यहाँ। पता लगेगा इसके और इस पॉइंट के बीच में 800 किलोमीटर का अंतर है। हो सकता है ये 8000 का भी हो सकता है ये 80,000 का भी हो सकता है ये 8 लाख का भी हो, 8 लाख का भी हो। कैसे होगा ये अंतर? ये अंतर ऐसे होगा बेटा, मान लो तुम धरती से जाना चाह रहे थे मंगल ग्रह पर, ओके, मार्स पर तुम जाना चाह रहे हो, मार्स। अब तुम जब मार्स के लिए कैलकुलेशन करोगे और तुम्हारे एंगल में जरा मिनिस्कल प्रॉब्लम भी हुई तो तुम मार्स पर लैंड अप नहीं कर पाओगे, तुम लोग कहीं स्पेस में भटक जाओगे। तो जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं स्पेस का, तो नो थीटा कैन बी वेरी स्मॉल, देयर इज नो थीटा विच कैन बी वी से स्मॉल।
हम लोग किसी भी थीटा को स्मॉल नहीं मान सकते। और अगर हम क्लास में काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम क्लास में काम कर रहे हैं एक बाउंसिंग बॉल को लेकर और हमें उसे इधर एक कप में डालना है, जरूरी हम यहीं फेंका सीधे? हमने इसे यहां फेंका, ये यहां टकराई और वापस इधर, एंगल तो ये भी सही हो गया, सही बात है। ये देखो एक्स से नापते हैं ना हम एंगल, ये सीधे, ये थीटा भी सही हो गया और ये थीटा भी सही हो गया कि नहीं? तो एंगल दोनों ही सही हो गए। इसीलिए आपका एक्सपेरिमेंट कौन सा है बहुत डिपेंड करता है। तो 90 डिग्री का एंगल भी, 90 डिग्री का एंगल भी स्मॉल है, स्मॉल डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि कप में ये यहां जा रहा था, ये इस वाली दीवार से टकरा के गिर गया, बस ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा। ये सीधा जा रहा था, ये बिल्कुल कोने पे आके टकरा के गिर गया, लेकिन इसकी वैल्यू सही है। और 0.001 डिग्री ये भी स्मॉल नहीं है। स्मॉल कुछ भी हो सकता है, ज्यादा भी, बड़ा एंगल भी, 90 डिग्री भी स्मॉल हो सकता है और 0.01 भी स्मॉल नहीं हो सकता। ये पूरी तरीके से आप कर क्या रहे हो, अचीव क्या करना चाहते हो, किस एक्सपेरिमेंट में हो, किस फील्ड में हो, करना क्या है, इस पे पूरी बात डिपेंड करती है। वहां से अप्रोक्सीमेशन चालू होता है। चलिए एक आध क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर क्वेश्चन इफ थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री, साइन थीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी? What will be the approximate value of sin theta? बताओ। तुम लोगों के पास 15-20 सेकेंड है करने के लिए, कर लो आराम से और मुझे बताओ sin थीटा की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, कर लिया तुम लोगों ने? अब जरा देखो, जरा इधर थीटा इक्वल टू 1 डिग्री था और हम डिग्री में लेते नहीं हैं, हम डिग्री में नहीं लेते हैं। जब मैंने फॉर्मूला लिखवाया था तभी लिखवाया था थीटा रेडियन में ही चाहिए। तो थीटा किस में चाहिए? रेडियन में। 1 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं तुम लोगों को बताया था 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई रेडियन के, बताया था। तो 1 डिग्री किसके बराबर हुआ? पाई बाई 180 डिग्री, 180 रेडियन के। हुआ या नहीं? ये फॉर्मूला याद कर लो, लिख लो, रट्टा पड़ा होना चाहिए फॉर्मूला। तो 1 डिग्री, 1 डिग्री का मतलब क्या है? पाई बाई 180 डिग्री, 180 रेडियन, ठीक है? पाई बाई 180 को साइन थीटा में लिख दो, साइन पाई बाई 180, यही तो वैल्यू हो गई। साइन पाई बाई 180 किसके बराबर होगा अगर थीटा स्मॉल है? तो थीटा 1 डिग्री है, स्मॉल लग रहा है हमें, तो पाई बाई 180 की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? पाई बाई 180। साइन 1 डिग्री के बराबर, साइन 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? पाई बाई 180, 180 पाई बाई 180। तो ये इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? चलो, अब भी हमें साइन थीटा की ही वैल्यू निकालनी है।
अभी भी हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब लेकिन हम थोड़ा अलग क्वेश्चन इसको बनाएंगे, ठीक है। अलग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, हम कह रहे हैं थीटा कितना है 90 डिग्री, थीटा कितना है 90 डिग्री। तो साइन थीटा की सबसे पहले हमें बतानी है एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्ट वैल्यू। दूसरी हमें बतानी है अप्रॉक्स वैल्यू, जो हम पढ़ रहे हैं अप्रॉक्सीमेशन। और थर्ड हमें इन दोनों में एरर निकालना है, एरर परसेंटेज, एरर परसेंटेज। फटाफट 1 मिनट के अंदर सब निकाल के दो तो जाए सही इस वैल्यूज को, तीनों वैल्यूज 1 मिनट के अंदर निकलानी चाहिए। अगर तुम लोगों को 1 मिनट से अधिक समय लग रहा है तो बेटा अभी तुमने फिजिक्स शुरू ढंग से नहीं की है, ये मत करो तो तुम लोग कर रहे हो अभी 10th क्लास की तरह से पढ़ाई, उसको भूल जाओ। 10th क्लास की तरह से पढ़ाई पॉसिबल ही नहीं है 11th में, हमें बहुत अपग्रेड मारना पड़ता है अपनी पढ़ाई के तरीके में, ठीक है। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, फटाफट करते जाओ। एग्जैक्ट थीटा 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री कितना होगा, वैल्यू 1 होती है साइन 90 की। हमें इसमें अप्रोक्सीमेशन रखने की ज़रूरत ही नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, तो साइन 90 हमने रखा 1 होती है, तो पहली वाली तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारे एग्जैक्ट वैल्यू की, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, एग्जैक्टली हमें मालूम है। दूसरा अप्रॉक्स वैल्यू साइन 90 डिग्री, जब हम अप्रॉक्स वैल्यू हमसे पूछी जाएगी तो हम 90 डिग्री रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, किस में चेंज करेंगे, रेडियन में। साइन 90 इंटू पाई बाई 180, ठीक है। 90 180 से कट गया तो साइन पाई बाई 2, यही तो वैल्यू हो गई। ये किसके बराबर हो गई, पाई बाई 2 के। साइन पाई बाई 2 किसके बराबर हो गया, पाई बाई 2 के, ठीक है। साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू पाई बाई 2। अप्रोक्सीमेटली पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 समथिंग समथिंग समथिंग, हम 2 डिजिट्स तक ही पता कर लेते हैं। ये लिख दिया 2, कट करो वैल्यू आएगी 1.57, वैल्यू कितनी आएगी 1.57। हमारे पास वैल्यू आ गई अप्रॉक्स वैल्यू, अप्रॉक्स वैल्यू कितनी है 1.57, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 1। अब परसेंटेज एरर निकालते हैं, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यू या अप्रॉक्स वैल्यू माइनस एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, अपॉन अप्रॉक्स वैल्यू अपॉन माइनस एग्जैक्ट वैल्यू अपॉन एग्जैक्ट वैल्यू। जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वही हमेशा नीचे रहेगा और ऊपर लगता है मोड, मतलब जो बड़ा होगा उसे पहले रखेंगे। अगर एग्जैक्ट वैल्यू बड़ी है तो एग्जैक्ट वैल्यू आगे लिख लो, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बड़ी है तो अप्रॉक्सीमेट आगे लिख लो, किसी भी तरह से कर लो, लेकिन आंसर पॉजिटिव में होना चाहिए, ठीक है। तो 1.57 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू 1 अपॉन 1 एग्जैक्ट वैल्यू है, वैल्यू कितना आया 0.57 अपॉन 1, कितना आया वैल्यू 0.57 अपॉन 1, ठीक है। इसमें परसेंटेज अगर हमें निकालना है, क्या उसने पूछा था एरर परसेंटेज, तो 0.57 अपॉन 1 में हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एरर परसेंटेज कितना निकलेगा 57%। कितना एरर निकला 57%, इट्स अ बिग एरर, है ना।
और हमें इतना एरर चाहिए नहीं। एक्यूरेट वैल्यू नहीं है जी, हाई एरर वाली वैल्यू है, तो हमें ऐसी वैल्यूज नहीं चाहिए होती। तो जो भी एक्सपेरिमेंट था इसमें sin 90 जो था वो बहुत बड़ा था, ठीक है ना, उसमें sin 90 हमारे लिए बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती। ओके, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है, एक क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हो गया। जिनका लिख नहीं पाया था वो वापस जाएं, 10 सेकेंड वीडियो रोकें और अपना इस क्वेश्चन को होमवर्क में लिख लें या अपने क्लास वर्क में लिख लें, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं, और हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने में हम क्या पढ़ने वाले, आगे जब हम पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे हम बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, या फिर उस पर जाने से पहले तुम लोग एक फॉर्मूला और लिख लो, एक फॉर्मूला और लिख लो, 1 - θ² / 2। फॉर्मूला क्या है, cos θ अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 1 - θ² / 2। इसको एक तरीके से और तरीके से भी लिख सकते हैं, cos θ इज अप्रोक्सीमेटली 1 - 1/2 θ²। ये दोनों ही फॉर्मूले, और ये इंपॉर्टेंट हैं फॉर्मूले, इन्हें भूल मत जाना। ये फॉर्मूला भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। पुराने जो तुम्हें फॉर्मूले लिखवाए थे cos θ sin θ के, उनसे ही इसकी वैल्यू निकल आती है, पर इसको समझना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। एक क्वेश्चन तुम लोगों को समझा दिया है, चीजें लगभग वैसे ही क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। इनमें बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं जो बेसिक मैथ होती है उसमें, पर हमें करनी तो है। अगर हम बेसिक मैथ्स नहीं करेंगे तो हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। उसे क्या बोलते हैं, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ये भी एक बढ़िया करतब है जो मैथमेटिक्स नीट वालों को पढ़नी ही नहीं है, उसका भी छोटा छोटा हिस्सा तुम लोगों को पढ़ना पड़ता है। अब बायनोमियल थ्योरम क्या होती है उस पर मत जाना, अपना बायनोमियल जो अप्रोक्सीमेशन है बस उतना पढ़ लो। एक बात मैं बता दूं मैथ वालों को, जिस वक्त वो बायनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, अपना ध्यान दे लेना भैया, ज़्यादातर बच्चों को बायनोमियल थ्योरम 11th 12th में ठीक से समझ आती ही नहीं है, बहुत करनी पड़ती है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम के जिस चैप्टर की तुम एक आध क्लास छोड़ दोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा सर के ऊपर से गई है बॉल, पता नहीं लग रहा, कुछ हवा नहीं आती है। फिर तुम लोग बैठोगे 3-3 4-4 दिन उसी चीज़ के वीडियो देखते हुए समझने के लिए, और फिर भी तुम लोग क्वेश्चन क्योंकि सॉल्व करोगे नहीं घर पर बैठ के, और तुम लोगों को होगी प्रॉब्लम। जो लोग वीडियो देखते हैं, जो मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपनी किताबों में लिखे हुए, उन लोगों को मैं एक बात बता दूं, वो लोग 95% बच्चों से वैसे ही आगे निकल गए। जो आपकी बोर्ड की किताब है, जो अभी आपने जेई वगैरह के लिए किताब ले रखी है, जिस भी तरीके से आप कोई सी भी किताब लेके पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं बस उन्हें करते चलिए, जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ। उसके बाद एटलीस्ट अपना बोर्ड का जो बुक्स हैं उनके क्वेश्चन एक बार ज़रूर सॉल्व करिए। बहुत ज़्यादा तो होंगे नहीं, जब आप अपना डीपीपी वगैरह सब कर ही रहे हैं तो एक दिन संडे के दिन बैठकर जो आपने एक हफ्ते में पढ़ा है उसके क्वेश्चन उठाइए, अपनी बुक में जाइए बोर्ड वाली में, और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसे सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, आप रहेंगे पीछे, क्योंकि आपको जब बोर्ड आएगा तब आपको हवा नहीं मिल रही होगी, आपको फिर 2 महीने 2.5 महीने सिर्फ बोर्ड की तरफ ध्यान देना होगा, और तब टाइम ज़्यादा महसूस होगा हमें कि हम पिछले सब बोलते जा रहे हैं, बोर्ड की तैयारी में लगे पड़े हैं। हमें केवल एक दिन देना है, 2-3 घंटे देने हैं बस, कि हमने जो पढ़ा है
पिछले एक हफ्ते में, हम उसका क्या करें, इस्तेमाल करें, और जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमारी बुक्स में वो हम सॉल्व कर लें। कितने ही क्वेश्चन होते हैं यार, 20-25 क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और 20-25 क्वेश्चन तुम करने में तुम लोगों को फिजिक्स के कितना ही टाइम लग रहा है। वो चैप्टर वाइज हैं, ये भी नहीं है कि एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से मिला बैठा है और तब होगा सॉल्व, है ना। अब बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन सुन लो। इफ एक्स की वैल्यू, वो भी पॉजिटिव वैल्यू, इज वेरी वेरी स्मॉल, इफ एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1, इफ वैल्यू एक्स की जो है वो बहुत छोटी है 1 से, देन 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, अप्रोक्सीमेटली, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस n x, 1 प्लस n x के बराबर इसकी वैल्यू होगी। ये तुम लोगों का बायनोमियल एक्सप्रेशन या अप्रोक्सीमेशन खत्म हो गया। यहाँ पे हमें अब बस एक आध क्वेश्चन करना है और समझना है, ठीक है। बस एक बात याद रखना, यहाँ n की जो वैल्यू है n, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये होल नंबर होगा, कुछ भी हो सकता है। ये इसके किसी भी तरह की डिजिट होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ऐसे कुछ भी बनने से किसी ने नहीं रोका। और यही इस पूरे बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा सा हम लोगों को इरिटेट करने की कोशिश करेगा, परेशान नहीं कर पाएगा, इरिटेट करेगा। इरिटेट का मतलब ये है कि जो हमारा क्वेश्चन 2 स्टेप में सॉल्व हो जाता, 2 स्टेप में सॉल्व हो जाता, अब उसको लग सकते हैं 3 या 4 स्टेप। 3 या 4 स्टेप कैसे, सोचने में, करने में, सवाल लिखने में। जो लोग सोच नहीं पाते हैं उन्हें लिखने और करने में 1-2 स्टेप बढ़ाने पड़ेंगे। लिख लिया, आगे बढ़ो, ठीक है। अब तुम्हें एक फटाफट क्वेश्चन देते हैं। (0.996 की पावर 1/3) ये क्वेश्चन है। सॉल्व करो, उसकी वैल्यू बताओ मुझे बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन का जो फॉर्मूला लगाया उसके जरिए, ठीक है। 0.996 1/3 नहीं सर, 1/4 लिखो, हटाओ, ठीक है। 0.996 की पावर 1/4, इसकी वैल्यू निकालो फटाफट। बीस सेकंड है तुम्हारे पास, फटाफट करो तेजी से, इतना धीरे धीरे काम नहीं। अरे 0.996 वैल्यू है ना, फटाफट हम इसे क्या करेंगे, अपने बायनोमियल एक्सप्रेशन में इसे लिखेंगे। अभी बताया था 1 प्लस एक्स की पावर n, बस वही कर लो। 1 प्लस तो दिख नहीं रहा, 1 से माइनस दिख रहा है, माइनस कर लिया, कितना 0.004 की पावर 1/4। तो जो हमारा प्लस एक्स था, 1 प्लस एक्स, तो वहाँ प्लस एक्स नहीं था, अब वहाँ माइनस वैल्यू हो गई एक्स की, यही तो हुआ, और कुछ अंतर आया नहीं, तो लिख लिया हमने 1 माइनस 0.004। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, अप्रोक्सीमेटली 1 माइनस 1/4, n नीचे आ गया, इंटू 0.004 हो गई वैल्यू,
ठीक है, अब वैल्यू काटते हैं, 4 से इसे काट दो, क्या आया 0.001, 1 माइनस 0.001, क्या वैल्यू होगा इसकी 0.001, 0.999 हो गई वैल्यू। 0.996 की पावर 1/4 की वैल्यू कितनी आ गई अप्रोक्सीमेटली 0.999। ठीक है, इस तरह से बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्लस वाला तो इजी होता, सीधे माइनस वाला समझा दिया, इसके लिए टाइम बचे, जितना हम टाइम बचाएंगे उतनी हम मेन चीज़ों पे दे पाएंगे, जितने लंबे वीडियो नहीं होंगे बेसिक मैथमेटिक्स के उतना तुम लोग इंटरेस्टिंगली देखोगे, है ना। जितना तुम लोगों को लंबे क्वेश्चन दे दिए जाएं उतना तुम लोग परेशान करते हो, वीडियो नहीं देखते हो, इंटरेस्टिंग तुम्हें नहीं लगता है, भैया पता नहीं क्यों इतना लंबा पढ़ाया जा रहा है। बेटा अगर तुम लोग जड़ मजबूत करने दोगे पेड़ों को, ठीक है ना, खींच के नहीं देखोगे अरे ये पेड़ बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, तो वो पेड़ उतना ही बड़ा होगा, और खींच के देखते रहोगे वो पेड़ मुरझा जाएगा। तो हम जड़ें मजबूत कर रहे हैं तुम्हारी फिजिक्स की, तुम खामा उसकी जड़ खींच के देखोगे ये पेड़ मजबूत क्यों नहीं हो रहा, ये पेड़ बड़ा क्यों नहीं हो रहा बाकियों की तरह, आसपास के पेड़ हैं वो सब बड़े हो रहे हैं, नहीं बेटा वो अपने जड़ों पे काम हो रहा है वहाँ पे। जैसे तुम लोगों ने कभी फोटोग्राफ देखी होगी, सबको एक स्क्वायर ब्लॉक दिए गए पत्थर के और रेस लगानी थी कि उन्हें वो पत्थर का ब्लॉक आखिरी तक लेके जाना था। जो पहला काम किया एक समझदार आदमी ने उसको स्क्वायर से या क्यूब से काट कर उसे गोल कर लिया, लुढ़का के ले गया वो, बाकी सब आधे रास्ते थे वो फाइनल पे था। समझ रहे हो, जो जितना जिस चीज़ के लिए टाइम देता है उसके लिए फ़ायदेमंद होती है। अगर रेस चालू होते हैं वो सबकी इस तरह ही पत्थर को धक्का मारने लग जाता तो क्या रेस इतनी जल्दी कंप्लीट कर पाता, नहीं कर पाता। अच्छा, जो पेड़ काटने वाला लकड़हारा होता है, पेड़ देखे तुमने, पेड़ काटने वाला जो लकड़हारा होता है वो जिस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता है, वो जिस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता है उसकी धार अगर तेज है तो पेड़ आसानी से कट जाएगा, उसकी धार अगर खराब है वो पेड़ आसानी से नहीं कटेगा। तो हमेशा इसकी धार तेज करने पर टाइम लगाओ, ये मत करो कि सीधे लिए और जुट गए पेड़ में। तुम अभी बच्चे हो, है ना, 10th क्लास से तो निकल के आए हो बस मात्र, क्या ही तुमने अभी दुनिया देखी है और क्या तभी तुमने दुनिया को समझा है। इतनी तेजी से अगर तुम लोग रेस की तरफ भागोगे तो बाकी सब आगे दौड़ रहे हैं, नहीं भाई कोई आगे नहीं दौड़ रहा, किसी ने मजबूत नहीं किया है। बाद में जब फंसेंगे ना सब औंधे मुंह गिरते हुए नजर आएंगे तुम लोगों को। हड़बड़ाहट नहीं, इजी चलो आराम से। हड़बड़ाहट जब जरूरत होगी तब तुम्हें हड़बड़ी से भी काम करवाया जाएगा, है ना। तब हम ही कह रहे होंगे यहाँ टेस्ट करो, ये करो, वो करो, ये क्वेश्चन करो, ये डीपीपी करो, समझ रहे हो। तब हम तुमको खुद स्पीड में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिख लो, 1009 की पावर 1/3। इसको अगर हमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन से सॉल्व करना है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से, तो इसे करके देखो एक बार और बताओ कर पा रहे हो या नहीं। 20 सेकंड है तुम्हारे पास, फटाफट। वन 1009 की पावर 1/3 दे रखी है, इसे मैं लिख सकता हूँ 1000 + 9 की पावर 1/3। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से 1000 कॉमन ले लूँ, मैंने इसमें से 1000 की पावर 1/3, ये देखो एक तरफ लिखा,
और 1000 कॉमन ले रखा है तो 1000 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या आया 1 प्लस 9 तो 9 लिख दिया ऐसे, लेकिन अपॉन में 1000 आ गया। अब जरा से सोचो ये कॉमन कैसे आया, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 की जगह 1 की जगह 1000 इंटू 1 1000 आ जाएगा, 1000 इंटू 9 बाई 1000 1000 से 1000 कटेगा, केवल 9 बचेगा। और 1/3 क्योंकि पावर दोनों में सेम है तो 1/3 पावर ऊपर सेम बनी रहेगी। तो हमने लिख लिया 1000 की पावर 1/3 कितना हो गया, ये वैल्यू हो गई 10। इतने हिस्से की वैल्यू क्या हो गई 10, ठीक है 10। अब 1 प्लस 9 बाई 1000 1 प्लस 9 बाई 1000 0.009 की पावर 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व कर लो। 10 1 प्लस 1/3 इंटू 0.009 3 से ये कट गया 0.003 बचा 0.003 बचा, ठीक है 0.003 बचा। 10 इंटू 1.003 यही वैल्यू लिखनी थी हमें, बस वैल्यू कितनी आ गई 10.03 आ गई। 10 का मल्टीप्लाई करा, पॉइंट उठा के बीच में आ जाएगा, एक जीरो इसने ले लिया 10 का मल्टीप्लिकेशन करने पर 10.03 वैल्यू आ गई। और ये तुम्हारा खत्म हो गया बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अब हमें बस आधा पेज या क्या 3 लाइनें लिखनी है अब हमें बस, और हमारी ये आज की क्लास खत्म हो जाएगी। 3 लाइन और लिखते ही, बस 3 लाइन और बेटा, ठीक है 5 मिनट और मुझे बर्दाश्त करो आज के लिए, ठीक है तुम लोग बर्दाश्त ही कर रहे हो, पढ़ना लिखना तो है नहीं, है ना। बस मम्मी पापा ने कह दिया बेटा पढ़ो, IIT कर लो, डॉक्टरी कर लो, और हम यहाँ पे आ गए, चलो ठीक है ना। कोई रेला लगा हुआ है बहुत बढ़िया वाला है, जमूरा नाच दिखाएगा। हाँ मैं जमूरा समझ के बच्चे आते हैं ट्यूशनों में, कोई जमूरा है नाच दिखाएगा, हम आके देखेंगे, पढ़ना लिखना तो है नहीं। किसी को DPP दो ट्यूशन में, किसी को नहीं करनी है। तुम लोग जब 11th में आते हो ना 3 महीने इतना पागलों जैसे काम करते हो, कुछ पूछो मत। उसके बाद तुम लोगों को पता नहीं कौन सा करंट जागता है। अब सर सब बताओ आपने पहले 3 महीने में करवाया था, ठीक है। इसीलिए ये वीडियो वाला फॉर्मेट ज़्यादा बेहतर है, कम वक्त पीछे जाके देख तो सकते हो तुम लोग। तीसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एक्सपोनेंशियल अप्रोक्सीमेशन। पहली लाइन बताई थी, अब दूसरी लाइन लिखो। इफ मोड ऑफ x इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1, अगर x की पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमेशा, यहाँ पे मोड x का मतलब क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये लेस है 1 से, इसकी वैल्यू क्या है 1 से कम है, देन e टू द पावर x इज सिमिलर टू 1 प्लस x। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1 प्लस x। और ये तुम्हारा खत्म होता है आज, ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन आज खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास चालू होगी स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप की। वो क्लास तुम्हारी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, थोड़ी का मतलब ये है 1.5 घंटे ही कम से कम वो क्लास होगी। स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप बहुत जगह काम आएगा, है ना। स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप तुम्हारा बहुत जगह फिजिक्स में काम आएगा। कतई उस बैच को मत छोड़ना, कतई उस क्लास को मत छोड़ना, मतलब है ना। वरना तुम लोगों को जब चीज़ें समझ में नहीं आती, तुम लोग 3 महीने बाद अपने टीचर्स के पास जाते हो, सर ये समझ में नहीं आया। बेटा कैसे समझ में आएगा, पहले 3 महीने तो तुम 10th की तरह पढ़ रहे थे, 10वीं की क्लास पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ा दिया कुछ समझ में नहीं आया। छुट्टियां बहुत कर रहे थे, मम्मी के साथ घूमने जा रहे थे, पापा के साथ घूमने जा रहे थे, है ना। 10th में बहुत बढ़िया परसेंटेज आए हैं, पापा ने वादा किया था घुमाने ले जाएंगे, चलो मैं पापा के साथ जाता हूँ घूमने। पढ़ते तो हम रहते ही हैं, मत करना बेटा।
अब तुम लोग कर रहे हो जिंदगी में कंपटीशन की तैयारी। अब तक तुमने अपनी क्लास में 60 बच्चों से कंपटीशन किया है और अब तुम लोग 60 लाख बच्चों से कंपटीशन करने वाले हो। 60 बच्चों के बीच में शायद तुम फर्स्ट हो, 6000 बच्चों के बीच में क्या तुम कोचिंग में भी फर्स्ट आ पाओगे? ठीक है, उसके बाद सोचो 60 लाख बच्चे, समझ रहे? हमारे तरफ कहा जाता है एक बात बहुत बढ़िया, कंपटीशन में जब आदमी जाता है तो सोच के देखो, भारत की आबादी है 160 करोड़ लोगों की, सॉरी 140 करोड़ लोगों की आबादी, तकरीबन 140 करोड़ लोग आबादी में हैं और मान लो एक जगह पर रोटियां रखी हुई हैं, उन्हें 140 करोड़ लोगों की भीड़ में को हटाकर अपने लायक रात का खाना और आज का खाना लेके आना बहुत बड़ी बात है ना। तो जब तुम्हारे दादा दादी अगर जिंदा होंगे तो वो ऐसी कहावतें बोलते होंगे, क्योंकि हमने तो बहुत सुनी है अपने बचपन में। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और अपना जो कैलकुलेशंस करने की या प्रैक्टिस करने की तुम लोगों की जो भी बुक्स वगैरह हैं उनको प्लीज़ यूज़ करना, इस्तेमाल करना शुरू करो। उसके बिना तुम लोगों को कुछ भी पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तुम लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ, मैं तुम लोगों को कोई सा भी चैप्टर पढ़ाऊँ, तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे। जैसा मैंने कहा, सिलेक्शन लेने के सिर्फ 2 तरीके, समझो प्रैक्टिस करो, समझो प्रैक्टिस करो, समझो प्रैक्टिस करो। यही काम है तुम्हारा, कुछ काम नहीं है। अब तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है, कुछ भी काम तुम्हें नहीं करना है, बस 2 ही काम करना है, समझो प्रैक्टिस करो। अगर ये 2 काम तुम डेली करते हो और डेली लगातार करते हो, डेली बार बार करते हो, घंटों के हिसाब से बैठते हो, है ना, कोचिंग के बाद भी तुमने 7-8 घंटे खुद के लिए निकाले, खुद प्रैक्टिस करने के लिए, तुम लोग 95% बच्चों से आगे होगे। और अगर तुमने ऐसा रेगुलर किया तो 100% ये तय है तुम्हें अच्छा सिलेक्शन मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी और जानेंगे तुम्हारे हालचाल और तुम्हारे पढ़ाई के हालचाल। तब तक के लिए बाय बाय।